Listen now. Starting with a new topic. Check the homework some पहले. 3 homework थे. आया देखो all partner insolvency. Check the homework. All 3 sums of all partner insolvency. See, first sum, Rupali, Dipali, Vitali. You had bank loan with a charge on stock. That was secured or unsecured? Secured. And creditors were unsecured. So realization loss था 1,20,000. Division is 48, 48 and 24. बैंक लोन पूरा पे ऑफ हो रहा है, बराबर है? स्टॉक से ज्यादा पैसा आया था. Creditors, you are able to pay off 1,80,000. Creditors, you are supposed to pay 1,80,000, so 60,000 is deficiency. मिला? Partner capital में 2 deficiency for Rupali is 12, by deficiency for Dipali and Mitali is 8 and 64. मिला? Deficiency tallies on 72,000. Deficiency tallies on 72,000. Second sum, राने काने माने, उसमें realization loss is 36,000, 12,000 each. इसमें क्रेडिटर और रानेज लोन था. रानेज लोन तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, एक और उसमें 2 राने कैपिटल 20,000. जो भी पैसा वो क्रेडिटर को जाएगा. तो 80 में से यू आर एबल टू पे 63,000. 17,000 is deficiency in creditors. Partners capital में 2 deficiency of Rane is 21,000. By deficiency of Kane Wane is 6 and 32. And deficiency tallies on 38,000. Is that right? Yes. Third sum, Dinesh, Mangesh, Ramesh. Realization loss is 1 lakh. Division is 40, 40, 20. अभी यहाँ पे आपके पास creditors और BP था, दोनों same nature liability था. How will you pay it off? 2:1 liability ratio. तो creditors को आप 60,000 पे कर रहे हो and BP को 30. तो creditors का 20,000 is in deficiency, BP का 10,000. And partner capital में by deficiency 12, 16 and 2. Deficiency tallies on 30,000. Deficiency tallies on 30,000. तीनों वैरायटी थे इसमें. एक सिक्योर्ड था, अनसिक्योर्ड था. पहले सिक्योर्ड पे ऑफ करना है, फिर अनसिक्योर्ड. फिर दूसरे में 2 अनसिक्योर्ड थे रेशियो. तीसरे में 1 अनसिक्योर्ड और 1 पार्टनर्स लोन. पार्टनर लोन तो टेक ओवर हो जाता है, पूरा पैसा अनसिक्योर्ड हो जाएगा, बाकी डेफिशिएंसी. इज दिस क्लियर? आया ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी आया. बढ़े आगे. चलो न्यू टॉपिक एनपीओ. बिगेस्ट टॉपिक ऑफ दिस ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. See, what is an NPO? NPO is nothing but non-profit organization. They are not for profit organizations. See, there are 2 types of organization. Pay attention. बोलो क्या होगा? इधर आ जाओ. बात सुनो मेरा. There are 2 types of organization. Okay, trading concerns and non-trading concerns. What are trading concerns? The concerns which are for profits. Concerns which are doing business for profits. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या उसको नॉन प्रॉफिट भी बोला जाता है या नॉट फॉर प्रॉफिट भी बोला जाता है. दे आर द कंसर्न्स विच आर एस्टैब्लिश्ड नॉट फॉर प्रॉफिट बट फॉर सर्विस.
एनजीओ जिसको बोलते हैं ना, चैरिटी, सर्विस ऑफ इट्स मेंबर्स, ओके, नॉट एग्जैक्टली चैरिटी, मे बी सर्विस ऑफ इट्स मेंबर्स, ओके। प्रॉफिट मोटिव नहीं होता उनका, ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव इज नॉट प्रॉफिट, इट इज सर्विस टू द सोसाइटी, service to its members. Such organizations are called as NPOs. NPOs, non-profit, not-for-profit, non-trading concerns, are all one and the same. Example दे सकते हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी. Very good. आपकी सोसाइटी में रहते हो ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी इज अ NPO. और हॉस्पिटल्स में कौन से हॉस्पिटल्स? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, not the ones which are like Leelavati and Bridge Candy, Lootle, okay, Walkhard and all. They are all private ones. Sorry, schools, yes, schools may be not Garodia and Hirananda. Lootle, government granted schools. SVDD में भी फीस ज्यादा है, प्राइवेट है, बट गवर्नमेंट ग्रांट है. फातिमा हो गया, ओके, या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट वाले स्कूल्स. यस, एब्सोल्युटली राइट, दे आर ऑल्सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. और पब्लिक रेलवेज आर ऑल्सो, रेलवे स्टैट्यूटरी कंपनी में आता है, गवर्नमेंट का कंपनी में आता है, बट प्रॉफिट मेकिंग, सर्विस ओरिएंटेड नहीं है, लिस्टेड एंटिटी है. एनजीओ आ गए सारे के सारे, ओके. क्राय है अपना, फिर कौन सा आता है, केटो आ गया, रोट्रैक आ गया, ओके, रोटरी, रोट्रैक, ऑल दीज आर एनजीओ, ऑल एनजीओज आर एनजीओ. और बहुत सारे एनजीओज आ गए, और टेम्पल्स आ गए, ट्रस्ट आ गए, ओके. टेम्पल्स, ट्रस्ट, सिद्धि विनायक टेम्पल, तिरुपति टेम्पल, शिरडी टेम्पल, साई बाबा, ओके. ऑल टेम्पल्स, most of the government schools, colleges, trusts, sometimes gymkhanas also, some of the, उसमें ना उत्तरोण मित्र मंडल, अशोक मित्र मंडल, जिमखाना, अखाड़ा टाइप जिमखाना, तो प्राइवेट जिम्स नहीं. देखा होगा कि रास्ते पे आते जाते मंडल लिखा रहता है, पब्लिक सब लोग एक्सरसाइज करते रहता है. उसका चार्जेस आर वेरी लेस, नॉमिनल, महीने का 100 रुपया, महीने का 50 रुपया, ओके. देयर आर जिम्स इफ यू सी इन योर लोकेलिटीज एंड ऑल, घाटकोपर में भी काफी जगह पे, तो बहुत सस्ते में प्रोवाइड करते हैं सर्विस. दे आर ऑल कॉल्ड एज एनजीओज और एनपीओज, ओके. अभी इनमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन पैसे का लेती देती तो हो रहा है, तो इनका भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना तो जरूरी है. लाइक crores of rupees every day दिस सिद्धि विनायक टेम्पल, तिरुपति टेम्पल दे गेट, दे स्पेंड इट, तो रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर इज इसका फाइनल अकाउंट. We are going to make final accounts of a non-profit organization. Simple. आपने फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर का किया था लास्ट ईयर, इस साल आपने पार्टनरशिप का किया हुआ है. अभी तीसरा फाइनल अकाउंट है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट ईयर आपको कंपनीज का आ जाएगा. तो बेसिक ऑफ फाइनल अकाउंट रिमेन सेम. फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं? 2 रीजन. एक, फाइंड आउट प्रॉफिट और, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस मोटिव नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं सरप्लस या डेफिसिट. क्या बोलते हैं इसको? सरप्लस या डेफिसिट. इनकम माइनस एक्सपेंस बोलते हैं, ओके. इनकम माइनस एक्सपेंस, वहां पे प्रॉफिट होता है, यहाँ पे सरप्लस कहा जाता है. तो इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट इज सरप्लस और डेफिसिट, वो ढूंढ लेंगे. एंड दूसरा बैलेंस शीट, वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. इज दिस क्लियर? तो करना क्या टॉपिक में, तो हमें इसके फाइनल अकाउंट्स बनाने, एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स. अभी कौन सा एक्ट गवर्न करता है एनपीओ को? जैसे पार्टनरशिप को क्या गवर्न करता था, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप, सारों को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या गवर्न करता था, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसके अंदर लॉ के प्रोविजन है, उसके हिसाब से वो चलता है. ऐसे ही आपके जो एनपीओ होते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड एक्ट नहीं है. 2-3 एक्ट्स हैं, तीनों में से बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है. तो इनमें आप कहीं पे भी रजिस्टर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ओके. कोई भी एक एक्ट में आप रजिस्टर करवा के चला सकते हो. ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया नहीं एनपीओस के लिए, ओके. अच्छा, दूसरा चीज समझना है, क्योंकि ये चैरिटेबल बेसिस पे होता है या फिर सर्विस बेसिस पे होता है, एनपीओज आर नॉट एस्टैब्लिश फॉर प्रॉफिट, दे आर एस्टैब्लिश फॉर चैरिटी और सर्विस टू इट्स मेंबर्स और सर्विस टू द सोसाइटी. इनके जो नेचर ऑफ इनकम होते हैं
और नेचर ऑफ एसेट लायबिलिटी होता है थोड़े अलग हो जाते हैं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, ये परचेज सेल एक्टिविटी में तो होंगे नहीं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज तो इनका हो सकते हैं कोई कोई, जैसे सहकारी भंडार देगा, कोऑपरेटिव सहकारी भंडार, सस्ते में चीजें मिलती हैं, मॉल्स जैसे होते हैं, सुपर मार्केट जैसे होते हैं, बट चीजें काफी सस्ती है, चेंबूर में भी है यू नो। तो सहकारी भंडार आर ऑल कोऑपरेटिव, तो ट्रेडिंग बिजनेस में भी होते हैं बट वेरी रेयरली। मेजोरिटी ऑफ द एनपीओज आर इन सर्विस, ओके, एंड विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट, विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इनका नेचर ऑफ इनकम्स, नेचर ऑफ एक्सपेंस, नेचर ऑफ एसेट, नेचर ऑफ लायबिलिटीज इज थोड़ा अलग एज कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेस, थोड़ा अलग एज कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेस, ओके। तो we'll understand one by one what are the different elements over here, okay? अभी 7 मेन तो इनकम पे फोकस करते हैं। व्हाट इज द मेजर इनकम फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस? सेल्स, बराबर है। उसके अलावा एंसिलरी इनकम्स क्या आ जाते हैं उसके लिए? डिविडेंड रिसीव्ड आ जाता है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब एंसिलरी इनकम्स, बराबर। दैट इज नॉट ट्रेडिंग कंसर्न। जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम is something that is called as subscriptions. Okay, what is subscription? Subscription is nothing but every month या every year जो पैसा आपको मेंबर्स से मिलता है, जो पैसा आपको मेंबर्स से मिलता है, that's called subscription. Okay, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई टेम्पल हो गया, या कोई ट्रस्ट हो गया, या कोई जिम खाना हो गया, या कोई स्कूल हो गया, स्कूल के लिए तो फीस आ रही है बच्चों की, ओके, या फिर कोई जिम खाना हो गया, ट्रस्ट हो गया, तो इसके लिए जितने इसके मेंबर्स होंगे जिसको संभाल रहे हैं, वो हर महीने इसको क्या देंगे? सब्सक्रिप्शन देंगे। क्या देंगे हर महीने? सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? टू रिटेन द मेंबरशिप, और वो सर्विस यूज करने के लिए आप जो पैसा दे रहे हो, दैट्स कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। तो ये बाहर कुछ बेच के थर्ड पार्टी से पैसा रेस करने वाला नहीं। इसी के जो मेंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक जिमखाना का एग्जांपल ले लेते हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, जिमखाना है, उसके 500 मेंबर्स हैं। हाउ मेनी मेंबर्स? 500 मेंबर्स। इट्स नॉट अ प्राइवेट स्पोर्ट्स क्लब, इट्स अ सर्विस स्पोर्ट्स क्लब, एनपीओ है। 500 मेंबर्स है, 500 मेंबर्स हर महीने 100 रुपया देंगे, हर महीने 100 रुपया देंगे, 50,000 रुपया कलेक्ट हो जाएगा, साल का 6 लाख रुपया कलेक्ट हो जाएगा। उस 6 लाख में से वो क्लब या जिमखाना सारे सर्विसेज देगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। फिर जो पैसा बच जाएगा उसमें और सर्विसेज इंक्लूड कर देगा, या फिर कोई एसेट खरीदेगा फॉर द क्लब और जिमखाना, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द मेंबर्स। ऐसा नहीं है कि किसने 200 रुपया दिया तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, 300 रुपया दिया तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इट्स नॉट वन शेयर वन वोट प्रिंसिपल, इट इज वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल इन एन एनपीओ। कंपनीज में इट इज वन शेयर वन वोट, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा वोटिंग राइट्स। एनपीओ में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, तो वन पर्सन वन वोट। आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम रहेगा, सबका सेम रहेगा। हाँ, आपको अपनी मर्जी से डोनेशन वोनेशन करना है, अलग बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने ज्यादा डोनेशन दिया तो आपकी ज्यादा चलने वाली है, ऐसा नहीं होता। इट इज वन पर्सन वन वोट, वन पर्सन वन वोट इन एन एनपीओ और एन एनजीओ, ओके। तो 100 रुपया जो हर महीने मेंबर्स पे करते हैं, वो सबसे मेन इनकम हो जाता है फॉर एन एनपीओ। जैसे हाउसिंग सोसाइटीज में मेंटेनेंस आपसे चार्ज किया जाता है, अब जिस घर में रहते हो हर महीने मेंटेनेंस का बिल आता है, वो आपका एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हाउसिंग सोसाइटी में इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस। आपका स्कूल्स में हो गया फीस, टेम्पल्स में हो गया मेनली मेंबर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर आपका जो दान पेटी में पैसा आता है वो सोर्स हो गया इनकम का। आपका लाइब्रेरी हो गया, तो लाइब्रेरी में जितने मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज सब्सक्रिप्शन, लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसको। तो जो हर महीने लोग पे करते हैं इन एन एनपीओ, उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। टू रिटेन द मेंबरशिप हर महीने पे किया जाता है। दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन एनपीओ। इज दिस क्लियर? समझ में आया? उसके अलावा और भी काफी सारे सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाते हैं इसके। क्या क्या हो सकता है? तो एक होता है सब्सक्रिप्शन के साथ होता है एंट्रेंस फीस होता है, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस होता है,
एक होता है डोनेशन, ग्रांट या फिर गवर्नमेंट ग्रांट बोलो, एंड लेगेसीज. दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम. एंसिलरी सोर्सेज हो सकते हैं, इसको डिविडेंड वगैरह नहीं मिलता है क्योंकि एनपीओज आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स. एनपीओ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि शेयर्स आर फ्लक्चुएटिंग. और एनपीओ में आपके पास जो पैसा आता है, मेंबर से आता है या फिर बाहर से आता है, डोनेशन से आता है, वो आपको संभाल के रखना होता है. वो उसका आप सट्टा नहीं कर सकते, ड्रीम लेवल में नहीं लगा सकते. तो उसका शेयर्स में सट्टा वट्टा करना सब डिबार्ड. तो कहां इन्वेस्ट करते हैं एनपीओ? अगर स्पेयर कैश हुआ तो दे इन्वेस्ट इन द सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोस्टली एफडीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स या फिर एफडीज, उसी में इन्वेस्ट करते हैं. तो उसका जो रिटर्न्स रहता है वो स्टेबल रहता है और पैसा डूबने का सवाल नहीं रहता. समझ में आया? तो एंसिलरी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हो सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन एफडी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स हो सकता है, या कभी कभी आपने देखा होगा वो ब्राह्मण समाज ये सब अपना हॉल शादी वादी पे दे देते हैं, बर्थडे पार्टीज के लिए दे देते हैं, तो उसका भाड़ा आता है. तो रेंट रिसीव्ड में भी एन एंसिलरी इनकम. स्कूल अपने प्लेग्राउंड्स दे देते हैं मैरिज हॉल से, शादी के लिए, फंक्शंस के लिए. So rent received is an ancillary income. So rent received, interest on bond, interest on FD, interest on investments. These are somewhat ancillary incomes and NPO में earn. बाकी मोटा मोटी major source of income for an NPO is from two places. ये जो भी sources of incomes है, ये क्या है? Sources of incomes. 4 items होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. क्या 4 items होते हैं? इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी. उसमें मेजर सोर्सेज ऑफ एन इनकम फॉर एन एनपीओ आर फ्रॉम 2 प्लेसेस. नंबर 1 फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर्स जो पैसा देते हैं वहां से आता है. एंड नंबर 2 फ्रॉम डोनेशंस, थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट और पीपल आउट ऑफ वेल्थ. डोनेशंस आउट ऑफ वेल्थ. इज इट क्लियर? गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी. तो इसमें से ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मेंबर से आता है, ये भी मेंबर से आता है, ये भी मेंबर से आता है, ये भी मेंबर से आता है, ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी, ये मेंबर्स या थर्ड पार्टी दोनों से आता है, ये लेगेसीज भी मेंबर्स से आता है. तो मेजर सोर्स आप देखोगे ना तो पैसा कहां से आ रहा है एनपीओ चलाने के लिए? मेंबर से ही पैसा आने वाला है, उससे ये चलने वाला है. इज इट क्लियर? तो एक एक चीज पे फोकस करते हैं. इसमें सम आर रेवेन्यू रिसीट्स एंड सम आर कैपिटल रिसीट्स. व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स एंड व्हाट आर कैपिटल? यू नो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 में किया था. व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो हर साल होता है, रिकरिंग होता है. व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर? एसेट्स, लॉन्ग टर्म, घड़ी घड़ी होने वाला नहीं है. तो फर्नीचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट में जाता है. उसका लाइफ इज 1 ईयर से ज्यादा. बाकी सैलरी, रेंट, कमीशन, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड्स, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इनका लाइफ इज 1 ईयर और लेस. बेसिकली एक्सपेंस का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंस एंड एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हेवी एक्सपेंस जो 1 साल से ज्यादा चलने वाला है. इसका ऑपोजिट होता है इनकम, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट. रेवेन्यू रिसीट का मतलब जो हर साल मिलता है, रेवेन्यू रिसीट का मतलब जो हर साल मिलता है, जिसको आप इनकम ट्रीट करते हो मोटा मोटी. जैसे कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्स हो गया, सेल्स इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसीट, हर साल आएगा. मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फीस हो गया, रेवेन्यू रिसीट. ओके, जो आपकी मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑल दीज आर व्हाट? रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू रिसीट मतलब हर साल आता है, रेकरिंग बेसिस पे. ओके, व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स? हर साल नहीं आता, लमसम आता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर. लमसम आता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, घड़ी घड़ी मिलने वाला नहीं. एक बार आएगा, फिर 4-5 साल बाद शायद आएगा, या फिर ना भी आए, या लाइफ टाइम में एक बार आए, ऐसा रिसीट्स. जैसे कि इन अ बिजनेस, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट? कैपिटल गिवन बाय ओनर. ये पैसा आपको हर साल आने वाला है? नहीं. पार्टनर कैपिटल, ओनर कैपिटल, वंस इन अ लाइफ टाइम. लोन्स आपने जो लिए हुए हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल रिसीट. बड़ा एसेट बेच के जो पैसा आता है, एसेट आप हर साल बेचते हो? नहीं, दैट्स कॉल्ड एज अ कैपिटल रिसीट. इज इट क्लियर? सो रेवेन्यू रिसीट का मतलब रेकरिंग, हर साल आने वाला रिसीट. कैपिटल रिसीट का मतलब नॉन रेकरिंग, हर साल आने वाला नहीं.
तो हम लोग है ना फाइनल अकाउंट्स में अगर ध्यान दिया होगा तो दो चीजें बनाते हैं, एक तो ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। इज दैट राइट? ट्रेडिंग पीएनएल बनाते एक बैलेंस शीट बनाते, मिला? ट्रेडिंग पीएनएल में जो डेबिट साइड पे जाता है ना वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, और जो क्रेडिट साइड पे आता है वो रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट, रेवेन्यू रिसीट ऑन द क्रेडिट। हर साल का खर्चा एक्सपेंस, हर साल का रिसीट इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस गिव्स यू प्रॉफिट। बैलेंस शीट में मोटा मोटी दिखता है एसेट साइड पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली एसेट्स, एंड लायबिलिटी में दिखता है कैपिटल रिसीट, जिसमें आ जाता है कैपिटल, लोन्स, ये सब आइटम्स। तो दिख रहा है आपको मैचिंग यहां पे? रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू रिसीट अंडर ट्रेडिंग पीएनएल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट अंडर बैलेंस शीट, मोटा मोटी यही आइटम्स। कैन आई पुट कैपिटल रिसीट अंडर ट्रेडिंग पीएनएल और कैन आई पुट रेवेन्यू एक्सपेंस इन बैलेंस शीट? नो, दैट विल वायलेट मैचिंग कंसेप्ट। व्हाट इज मैचिंग? हर साल का इनकम हर साल के एक्सपेंस के साथ मैच करो। ये हर साल आने वाला है, रिकरिंग है ना, ये भी क्या है? रिकरिंग है। ये दोनों क्या है? नॉन रिकरिंग, हर साल आने वाले नहीं है। तो इनको अलग रखो, इनको अलग रखो। अगर इनको भेलपुरी कर दोगे तो समझो मैंने कैपिटल रिसीट यहां पे डाल दिया, तो लोचा क्या होगा? एक साल का सरप्लस बहुत बड़ा आ जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर से सरप्लस आएगा ही नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कैलकुलेशन हिल जाएगा, कहां खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, कितने लिमिट तक रखना है, सब हिल जाएगा कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि आपने एक नॉन रिकरिंग रिसीट को डाल दिया है इनकम साइड पे। वैसे ही अगर मैं कोई एसेट खरीदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेट्स से फर्नीचर खरीदा और मैंने उसको एक्सपेंस में डाल दिया, तो बड़ा सा एक्सपेंस हो जाएगा, बड़ा सा डेफिसिट दिख जाएगा। मेरे को लगेगा ऑर्गेनाइजेशन डेफिसिट में, चलो सब्सक्रिप्शन बढ़ा देते हैं मेंबर्स के, लेकिन वो तो वन टाइम है, हर साल होगा नहीं, होगा नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर तो वापस सरप्लस में आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरा कैलकुलेशन हिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि जो रिकरिंग रिसीट हो और जो रिकरिंग एक्सपेंस हो उसको साथ में रखो, और जो नॉन रिकरिंग रिसीट और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है उसको अलग रखो, बैलेंस शीट पर रखो। दीज आर मोस्टली लायबिलिटीज एंड एसेट्स, दीज आर मोस्टली एक्सपेंसेस एंड लॉजिक। समझा? क्यों भेलपुरी नहीं कर सकते? समझा? हर साल आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है ना, सो दैट प्रॉफिट्स आर कंपेरेबल, सरप्लस डेफिसिट्स आर कंपेरेबल, सो दैट आप आगे के डिसीजंस ले सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, कितना सब्सक्रिप्शन रखना है, कहां खर्चा करना है, कौन सा रिकरिंग है, कौन सा एसेट कब खरीद सकते हैं, ये सब चीजें। तो यहां पर जो